अक्टूबर 1962 दुनिया एक ऐसी जंग के बिल्कुल करीब आ चुकी थी जहां एक छोटी सी गलती लाखों लोगों की जान ले सकती थी। लेकिन आखिर ऐसे हालात बने कैसे? इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़े साल पीछे जाना होगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद दुनिया के सामने एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक बड़ा कंट्री ग्रुप था जिसमें रशिया के साथ कई और रिपब्लिक्स शामिल थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सपोर्टर्स नहीं थे। दोनों दुनिया को चलाने के बिल्कुल अलग सिस्टम को सपोर्ट करते थे। अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। लेकिन असली मसला सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं था। दोनों के पास पावरफुल आर्मीज थी, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। इसलिए दोनों कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर नहीं कर रही थी, लेकिन दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की रेस चल रही थी। इस राइवलरी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब स्टोरी में आता है एक छोटा सा आइसलैंड, क्यूबा। क्यूबा कैरिबियन सी में अमेरिका के पास एक बहुत छोटा आइसलैंड है। 1950s में क्यूबा पर फुलहेंसियो बैटिस्टा नाम का रूलर था। उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा था। इसी वक्त फिडेल कैस्ट्रो नाम के रेवोल्यूशनरी बैटिस्टा के खिलाफ मूवमेंट चला रहा था। 3 साल की स्ट्रगल के बाद 1959 में कैस्ट्रो की रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गई और बैटिस्टा कंट्री से भाग गया। कैस्ट्रो पावर में आ गया। शुरू में अमेरिका को उम्मीद थी कि क्यूबा के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। कैस्ट्रो की गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनीज की कई प्रॉपर्टीज और बिजनेस को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका ने इसके जवाब में क्यूबा पर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी और इसी टेंशन के बीच क्यूबा सोवियत यूनियन के करीब होता गया। सोवियत यूनियन ने क्यूबा को इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका को एक और प्रॉब्लम नजर आने लगी। सोवियत यूनियन का एक क्लोज एलाई अमेरिका के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन अमेरिका और क्यूबा की टेंशन यहाँ नहीं रुकी। 1961 में अमेरिका ने कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक सीक्रेट कोशिश की। अमेरिका ने क्यूबा से भागे हुए कुछ लोगों को ट्रेन और सपोर्ट किया। ये लोग कैस्ट्रो के ओपोनेंट्स थे और उनका गोल था क्यूबा में वापस जाकर कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को हटाना। अप्रैल 1961 में ये फाइटर्स क्यूबा के एक कोस्टल एरिया बे ऑफ फिग्स पर उतरे, लेकिन कैस्ट्रो की आर्मी पहले से तैयार थी। फाइटिंग शुरू हुई और कुछ ही दिन में इन्वेजन फेल हो गया। बहुत से फाइटर्स पकड़े गए और बाकी भाग गए। इस इवेंट को बे ऑफ फिग्स इन्वेजन कहा जाता है। इस फेलियर का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हुआ। कैस्ट्रो को अब और ज्यादा डर था कि अमेरिका फ्यूचर में दोबारा क्यूबा पर अटैक कर सकता है। इसीलिए क्यूबा ने सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग कर लिए और सोवियत लीडर निकाटा क्रुश्चेव ने इसी सिचुएशन में एक डेंजरस प्लान सोचा। अगर अमेरिका के मिसाइल सोवियत यूनियन के बिल्कुल पास हो सकते हैं, तो सोवियत यूनियन अमेरिका के बिल्कुल पास अपने मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? और अमेरिका क्यूबा से सिर्फ 90 मील दूर था। सोवियत यूनियन मिसाइल पहुंचाने वाले थे, लेकिन अमेरिका को अभी इस प्लान की कोई खबर नहीं थी। सोवियत यूनियन ने मिसाइल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यूबा भेजना शुरू कर दिए। सब कुछ इतना सीक्रेटली किया जा रहा था कि अमेरिका को पता ही नहीं था कि क्यूबा में क्या हलचल मची हुई है। फिर 1962 में एक अमेरिकन स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर से गुजरा और उसने कुछ फोटोग्राफ्स ली। उन फोटोग्राफ्स में ऐसी चीजें नजर आई जिन्होंने अमेरिका को बता दिया कि क्यूबा में कुछ बहुत डेंजरस हो रहा है। और यहीं से वो 13 दिन शुरू हुए जिन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर अटैक के बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा कर दिया था। अब सवाल ये था, उन फोटोग्राफ्स में आखिर था क्या? ये फोटोग्राफ्स अमेरिका की इंटेलिजेंस टीम के पास पहुंची। एनालिस्ट ने फोटोग्राफ को जूम करके एग्जाइन किया। क्यूबा में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे जो नॉर्मल मिलिट्री बिल्डिंग जैसे नहीं थे। उनमें मिसाइल लॉन्च साइट बन रहे थे। एनालिस्ट ने सोवियत वेपन्स के डिजाइन से कंपैरिजन किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया। सोवियत यूनियन क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल कर रहा था। 16 अक्टूबर 1962 को यह इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के पास पहुंची। कैनेडी के सामने एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 माइल्स दूर था। अगर ये मिसाइल फुली रेडी हो जाते तो अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट एरियाज को बहुत कम वार्निंग टाइम मिलता। कैनेडी ने फौरन अपने टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एडवाइजर को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन मीटिंग में सबकी ओपिनियन सेम नहीं था। कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स का कहना था क्यूबा पे एयर स्ट्राइक करो और मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दो। उनका मानना था कि जितनी देर होगी सोवियत यूनियन उतने ज्यादा मिसाइल रेडी कर लेगा। लेकिन दूसरे एडवाइजर को डर था कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पे अटैक किया तो सोवियत यूनियन भी चुप नहीं बैठेगा।
वो यूरोप में अमेरिका के अलायंस के खिलाफ एक्शन ले सकता था और सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी ये थी कि हालात न्यूक्लियर वॉर तक जा सकते थे। कैनेडी के पास एक और ऑप्शन था, क्यूबा को समंदर से चारों तरफ से घेर लिया जाए और सोवियत शिप्स को नए वेपन्स पहुंचाने से रोकना। इस प्लान को नेवल ब्लॉकेड कहा गया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, अगर अमेरिकन नेवी ने सोवियत यूनियन को रोका और सोवियत शिप्स ने रोकने से मना कर दिया तो फिर अमेरिका क्या करेगा? फोर चूज करेगा या सोवियत शिप्स को जाने देगा? कैनेडी समझ रहा था कि ये सिर्फ क्यूबा का इशू नहीं, दुनिया की दो न्यूक्लियर पावर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी। अब कैनेडी को एक ऐसा फैसला लेना था जिसमें हर ऑप्शन डेंजरस था। कुछ दिन तक व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग चलती रही, मिलिट्री अटैक का प्रेशर था, लेकिन कैनेडी डायरेक्ट वॉर से बचना चाहता था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, अमेरिका क्यूबा पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी। इसके बजाय अमेरिकन नेवी क्यूबा के आसपास समंदर में पोजीशन लेगी और सोवियत शिप्स को क्यूबा तक नए ऑफेंसिव वेपन्स लाने से रोकेगी। 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने टेलीविजन पर जाकर दुनिया को ये बात बता दी, लेकिन उस वक्त सोवियत शिप्स ऑलरेडी क्यूबा की तरफ आ रही थी। अब पूरी दुनिया की नजर समंदर पे थी, क्या सोवियत शिप्स रुकेगी या फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन की शिप्स पहली बार डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी? और अगर सोवियत शिप्स ने अमेरिका ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की तो अगला स्टेप क्या होगा? लेकिन इस वक्त एक इंटरेस्टिंग बात हुई, कुछ सोवियत शिप्स ने अपना रूट चेंज करना शुरू कर दिया और कुछ शिप्स क्यूबा तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि क्राइसिस खत्म हो गई। क्यूबा में जो मिसाइल पहले ही पहुंच चुकी थी वो अभी भी वहीं मौजूद थी और सोवियत यूनियन ने उन मिसाइल्स को फौरन हटाने का कोई सिग्नल भी नहीं दिया था। अब कैनेडी के सामने एक और प्रॉब्लम थी, अगर अमेरिका सिर्फ ब्लॉकेड लगाकर बैठ जाता तो मिसाइल क्यूबा में बनी रह सकती थी और अगर अमेरिका अटैक करता तो सोवियत यूनियन भी उसका जवाब दे सकता था। इसी बीच दोनों कंट्रीज के लीडर के बीच मैसेज का एक्सचेंज होना शुरू हुआ। क्रिस्टियन ने अमेरिका को मैसेज भेजा और कैनेडी की टीम उनका जवाब केयरफुली प्रिपेयर कर रही थी। हर मैसेज को इससे इतना केयरफुली हैंडल किया जा रहा था क्योंकि एक गलत सेंटेंस भी सिचुएशन को खराब कर सकता था। लेकिन क्राइसिस का सबसे डेंजरस पार्ट अभी आना बाकी था। क्यूबा के पास सिर्फ सोवियत शिप्स ही नहीं थी, बल्कि सोवियत सबमरीन भी मौजूद थी। अमेरिका को एक सोवियत सबमरीन का पता चलता है और अमेरिकन नेवी ने उसे सरफेस पे आने के लिए सिग्नल दिया। लेकिन सबमरीन के अंदर मौजूद सोवियत ऑफिसर्स को यह बात नहीं पता थी कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उस सबमरीन के पास एक न्यूक्लियर टॉर्पेडो भी था। अगर वो लॉन्च होता तो सिचुएशन एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल तक पहुंच सकती थी। लेकिन सबमरीन के अंदर एक फैसला लेना था, क्या न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए या वेट किया जाए, और इसी फैसले ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। लेकिन न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना किसी एक आदमी का सिंपल फैसला नहीं था। उस वक्त सबमरीन पर मौजूद सीनियर ऑफिसर्स में रशीदी आर्किपॉप भी थे। सबमरीन के अंदर डिस्कशन हुई कि क्या न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए, लेकिन आर्किपॉप ने न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने के फैसले को सपोर्ट नहीं किया। आर्किपॉप सबमरीन सरफेस पर आ गए, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं हुई और ये इंसिडेंट दिखाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान डेंजर सिर्फ व्हाइट हाउस या मॉस्को में नहीं था, कभी कभी समंदर के नीचे भी फैसले लिए जा रहे थे जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुई थी। क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स अभी भी मौजूद थे, अमेरिका ब्लॉकेड हटाने वाला नहीं था और क्रिस्टियन भी मिसाइल्स को सिंपली रिमूव करने के लिए रेडी नहीं था। अब दोनों लीडर्स को कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना था जिसमें दोनों साइड पीछे भी हट सके और अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट ना करनी पड़े। और इसी पॉइंट पर शुरू होती है कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच वो सीक्रेट नेगोशिएशन जिसने आखिरकार इस क्राइसिस को एंड किया। अब सिचुएशन ये थी कि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स भी मौजूद थी, अमेरिका का नावल ब्लॉकेड भी लगा हुआ था और दोनों कंट्रीज जानती थी कि ज्यादा प्रेशर हालात को वॉर की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी वक्त कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच मैसेज का एक्सचेंज होना शुरू हुआ। क्रुश्चेव का बेसिक डिमांड था कि अमेरिका क्यूबा पर अटैक ना करे। कैनेडी की तरफ से भी क्लियर था कि क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स रह नहीं सकती। लेकिन बात सिर्फ क्यूबा की नहीं थी, सोवियत यूनियन भी अमेरिका के मिसाइल्स को लेकर कंसर्न था। अमेरिका ने तुर्की में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा रखी थी जो सोवियत यूनियन के काफी करीब थी, यानी दोनों साइड्स के पास एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल थी।
फिर 27 अक्टूबर 1962 को हालात और ज्यादा सीरियस हो गए। सोवियत यूनियन की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें कहा गया अगर अमेरिका क्यूबा से ब्लॉकेड हटाए और तुर्की से अपनी मिसाइल हटाने पर एग्री करे तो सोवियत यूनियन भी क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा सकता है। कैनेडी के लिए यह बहुत सेंसिटिव फैसला था। अगर वो तुर्की वाली डिमांड ओपनली एक्सेप्ट करता तो यह अमेरिका की वीकनेस जैसा लग सकता था। इसलिए अमेरिका ने एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक डील का रास्ता चुना। पब्लिकली सोवियत यूनियन क्यूबा से मिसाइल हटाने पर एग्री करेगा और सीक्रेटली अमेरिका ने तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइल हटाने का कमिटमेंट दिया। साथ ही अमेरिका ने यह भी प्रॉमिस किया कि क्यूबा पर इन्वेजन नहीं करेगा जब तक क्यूबा से मिसाइल्स रिमूव कर दी जाती हैं। और बस एक चीज बाकी थी, क्या क्रुश्चेव अपना प्रॉमिस निभाएगा और क्यूबा से मिसाइल हटा देगा? और क्या अमेरिका वाकई अपनी तरफ का सीक्रेट प्रॉमिस पूरा करेगा? 13 दिन से दुनिया जिस क्राइसिस को देख रही थी अब वो फाइनली एंड की तरफ जा रही थी। 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत लीडर निकिटा क्रुश्चेव ने ऑफिशियली एग्री कर लिया कि सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल हटा लेगा। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से क्यूबा पर अटैक ना करने का प्रॉमिस मेंटेन किया। कुछ दिन बाद सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल क्यूबा से हटा ली, लेकिन अमेरिका ने तुर्की वाली मिसाइल का मैटर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। ये एग्रीमेंट सीक्रेट रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका नेवल ब्लॉकेड भी खत्म कर दिया और इसी तरह वो क्राइसिस जो 13 दिन पहले दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब ले आई थी, बिना अमेरिका और सोवियत यूनियन के डायरेक्ट वॉर के खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस क्राइसिस ने दोनों कंट्रीज को एक इम्पोर्टेंट बात समझा दी थी। न्यूक्लियर वेपन के साथ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी डेंजरस हो सकती है। इस क्राइसिस के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत महसूस की, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी इमरजेंसी आएगा तो दोनों लीडर्स एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सके। और इसी वजह से वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन, जिसे आमतौर पर हॉटलाइन कहा जाता है, एस्टेब्लिश की गई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का डेंजर हमेशा के लिए याद करा दिया। 1963 में दोनों कंट्रीज ने लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की, जिसने एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट करने पर बैन लगा दिया। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन की राइवलरी अगले कई सालों तक चलती रही। फिर भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि इससे दोनों साइड को दिखा दिया था कि न्यूक्लियर वॉर का रिस्क थ्योरी नहीं है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक रॉन्ग ऑर्डर, एक अननेसेसरी अटैक सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर कर सकता था। और शायद इसी क्राइसिस का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, पावरफुल वेपन होना और उनका यूज करना ये दोनों अलग चीजें हैं। 1962 में दुनिया वॉर से बच गई, लेकिन ये याद दिलाकर चली गई कि न्यूक्लियर एज में कभी कभी पीस और डिजास्टर के बीच में सिर्फ एक फैसले का डिफरेंस होता है।